हेलो फ्रेंड्स, आज एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। पहला पार्ट केमिस्ट्री का हम लोग जो रिएक्शंस वगैरह वाला किए थे, इक्विलिब्रियम साम में जो कंडीशन था, उसके बाद जो नेक्स्ट जो क्लास है अभी वो हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये दो पार्ट में रहेगा। जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम लोग एक्सट्रैक्शन देखेंगे, मेटल्स के एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में इसमें हम लोग क्या जनरली पढ़ते हैं, आवर्त सारणी। तो क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि यहाँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हर एग्जाम में आते हैं। अभी जैसे आज ही आप लोगों को फॉरेस्ट का एक नोटिफिकेशन आया है, सीजी फॉरेस्ट का, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। उसमें साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इसको, और मेन से रिलेटेड तो इम्पोर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो आवर्त सारणी की जो अगर हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री शुरुआत होती है इसकी। सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था लेवोशियर। लेवोशियर नाम हुआ। ये जो अंकल जी थे, वो इनको जनक कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, एंटनी लेवोशियर। ठीक है, फादर थे तो कुछ ना कुछ तो दिए होंगे। तो इन्होंने बताया था एलिमेंट्स के बारे में, बस विवरण दिया था। क्या दिया था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो केवल दो टाइप के होते हैं। एक होता है मेटल्स यानी कि धातु, और दूसरा होता है नॉन मेटल्स, इसका मतलब होता है अधातु। और इन्होंने कहा कि ऑल मेटल्स इन हैव अ सिमिलर प्रॉपर्टी। जितने धातु होंगे वो सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सिमिलर होगी, सिमिलर प्रॉपर्टी होगी। और सेम बात किसकी आई? नॉन मेटल्स की। इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। प्रॉब्लम क्या हुआ इनके एजम्पशन में कि जैसे ही खोज हुई मेटलॉइड्स की, यानी कि उपधातु की। उपधातु क्या होता है? तो उपधातु देखेंगे अभी जब क्लासिफिकेशन करेंगे। तो उपधातु वो होता है जिनकी प्रॉपर्टी दोनों से मिलती हो, मेटल से भी मिलती हो, नॉन मेटल से भी मिलती हो, और कहीं ना कहीं बीच में कहा जाए उसको तो आ जाता है इसकी प्रॉपर्टी। इसलिए इसको अलग से एक कैटेगरी में दे दिया गया, जहाँ पर वो क्लियरली मेटल्स को ना सेटिस्फाई करे, ना नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो मेटलॉइड्स की खोज जैसी हुई, वैसे ही लेवोशियर की जो अवधारणा थी वो क्या हो गई? गलत साबित हो गई, और ये चचा वीर गति को प्राप्त हुए। अब नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था डोबरनियर। जब तक कोई स्पष्ट चीज़ें नहीं आती तब तक साइंटिस्ट अपना अपना एजम्पशन देते रहते हैं। जब एजम्पशन सही साबित हो जाता है तो फिर वो क्या बन जाता है? थ्योरी बन जाता है, स्टेटमेंट बन जाता है। तो अभी अगले जो साइंटिस्ट थे डोबरनियर, डोबरमैन नहीं है, ये डॉग का नाम नहीं है, डोबरनियर है। डोबरनियर ने क्या किया इसके बारे में सुनिए। डोबरनियर ने बनाया ट्रायड्स, तीन का समूह। कैसे तीन का समूह बनाया? कि इन्होंने क्या किया, ही अरेंज ऑल एलिमेंट्स इन ग्रुप ऑफ थ्री। तीन के ग्रुप में इसको क्या किया? अरेंज किया। किसने? डोबरनियर ने। अगर कोई भी चीज़, किसी चीज़ में अरेंजमेंट हो रहा है, यानी ऑफकोर्स किसकी बात हो रही है कि वो एक प्रॉपर्टी के थ्रू, एक रूल के थ्रू क्या करेगा? वो तीनों को जमाएगा और उसको क्या बनाएगा? ट्रायड्स। तो रूल क्या था? रूल था कि जैसे तीन एलिमेंट हैं x1, x2, x3, तो तीनों एलिमेंट को अगर ऐसे अरेंज किया जाए कि इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास दोनों का जब क्या निकाल लेंगे? एवरेज निकालेंगे, तो वो किसका आएगा? बीच वाले का। किसका आएगा? बीच वाला का। जैसे देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। लिथियम का 7 और यहाँ मान लीजिए पोटाशियम 39, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 46 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 23। किसका होगा? सोडियम का। इसी तरह नेक्स्ट था
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 35.5 और यहाँ 127, दोनों का एवरेज निकालेंगे तो लगभग 81 आएगा, जो किसका हो गया, ब्रोमीन का। तो इस तरह से क्या किया गया, अरेंजमेंट किया गया और क्या बनाया गया, ट्राइड्स। लेकिन इसके ड्रॉबैक क्या थे, डोबर्नियर के ड्रॉबैक क्या थे, इनके ड्रॉबैक ये थे कि इन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाया, सारे एलिमेंट को अरेंज नहीं कर पाया इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड्स। तो क्या हो गया, डिमेरिट्स, डोवेनियर आर अनेबल टू अरेंज ऑल द एलिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ ट्राइड्स बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल दैट एवरी एलिमेंट will form this type of triads in which for average of first element and last element the atomic mass will be of the middle one. It is not possible, ये possible नहीं है कि दोनों का समूह का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो बीच का होगा, और यहाँ पर ये क्या हो गए, फेल हो गए। थर्ड साइंटिस्ट आए जो थोड़े से संगीत प्रेमी लगते हैं, उनको देखते हैं हम लोग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड साइंटिस्ट हैं उनका नाम था न्यूलैंड, उनका नाम था न्यूलैंड। अगले साइंटिस्ट थे न्यूलैंड। न्यूलैंड जैसे डोबर्नियर ने ऑक्टेट ट्राइड्स बनाया था, ये बनाए थे ऑक्टेट। ऑक्टेट, ऑक्टेट मीन्स ग्रुप ऑफ 8। कुछ तो रूल होगा, तो क्या रूल था, इन्होंने कहा कि एलिमेंट्स विल बी अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ अरेंज्ड बाय एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज होगा और एटॉमिक मासेस के क्या होंगे, अरेंज होंगे। साथ में जो एलिमेंट्स अरेंज होंगे उसमें एक रूल बताया, जैसे संगीत में होता है सा, रे, गा, पा, धा, नी। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो 7 के बाद जो 8वां सुर होता है वो क्या होता है, सा। इसी सिद्धांत के हिसाब से जो विदेशों का अलग सुर था, उसी वो संगीत के रिलेटेड ही उसने किया था कि जो 7वां 8वां जो सुर होगा वो किससे मिलता है, पहले से। उसी तरह एलिमेंट्स को भी इस तरह अरेंज किया कि जिससे 8th एलिमेंट जो होगा वो किसकी प्रॉपर्टी किससे मिलेगी, फर्स्ट वन से। जैसे देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उस समय इनर्ट गैस की खोज नहीं हुई थी। फ्लोरीन के बाद क्या आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। उसके बाद आया आपका पोटाशियम, उसके बाद क्या आ गया, कैल्शियम। तो ये अरेंज हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 8th एलिमेंट बिल्कुल। सोडियम की प्रॉपर्टी किससे मिलती है, लिथियम, दोनों के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। पोटासियम की प्रॉपर्टी किससे मिलती है, सोडियम से, बिल्कुल। ये सब क्या है, अल्कलाई मेटल्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये रूल तो ठीक था, लेकिन जब हम इसकी ड्रॉबैक के पहुंचेंगे तो इसने केवल कैल्शियम तक ही अरेंज कर पाया। क्यों, क्योंकि कैल्शियम तक जो मासेस के बीच में जो डिफरेंस था वो था 8 काउंट का। कितने काउंट का, 8 का, 8 का डिफरेंस था। लेकिन अब कैल्शियम के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर जो डिफरेंस आ जाएगा वो कितने का होता है, 18 का होता है। जब 18 का डिफरेंस होता है, इसका मतलब है कि जब लास्ट तक पहुंचेंगे, ब्रोमीन तक पहुंचेंगे, तो उसके बाद 19वां जो 18वां जो टर्म होगा, 18वां जो एलिमेंट होगा यहां पर जो आएगा, वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी किससे मिलेगी, इससे। यानी कि यहां पर रूल फॉल हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, क्योंकि इसने तो बात की थी केवल 8th एलिमेंट की। 8वां एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टी किससे मिलेगी, पहले से। इसका मतलब है कि इसका ड्रॉबैक क्या हुआ, he was able to arrange up to calcium only because difference of masses will be 18 after calcium। कैल्शियम के बाद मासेस के बीच में डिफरेंस कितने के हो जाते हैं, 18 के। ठीक है, तो ये कहानी रही किसकी, न्यूलैंड की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट आया एक
नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लोथर मेयर। अगले जो साइंटिस्ट हुए उनका नाम था लोथर मेयर। सटीक जो थ्योरी दिया वो इन्होंने ही दिया, लोथर मेयर। लोथर मेयर ने एक ग्राफ ड्रॉ किया, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ किया और सारे एलिमेंट का ग्राफ को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, और तो कुछ इस तरह से ग्राफ आया। ये ग्राफ और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको हम थोड़ा प्रिसाइज कर दिए। और क्या देखा गया इस ग्राफ को जब स्टडी किया गया कि अलग अलग पोजीशन पे एक फ्रैक्शन, मतलब एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। जैसे कि जो जो टॉप पोजीशन है वो टॉप पोजीशन पर अल्कली मेटल्स आ गए। अल्कली मेटल्स कौन कौन से होते हैं? अल्कली मेटल्स यानी कि ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं, आगे देखेंगे हम लोग ग्रुप 1। यहाँ से लिथियम, सीजियम, उसके बाद क्या है? फ्रेंसियम। तो ये सारे इस टॉप पोजीशन पे थे। लिथियम, उसके बाद आ गया आपका सोडियम, पोटासियम, इस तरह से आ गया। जो असेंडिंग पोजीशन है, असेंडिंग पोजीशन यानी कि उठते वाला, ये वाला जो पोजीशन दिख रहा है, ये सारे पोजीशन को क्या बोलते हैं? असेंडिंग पोजीशन, यानी बढ़ते क्रम वाला। तो असेंडिंग पोजीशन जो था उस पोजीशन पे आ गए क्या? हेलोजेंस। हेलोजेंस का मतलब क्या हो गया? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये रेंज आ गया। थर्ड जो है कि जो डिसेंडिंग पोजीशन है, डिसेंडिंग पोजीशन यानी कि जो घटते वाला क्रम में जो दिख रहा है, जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है घटते वाला क्रम का, वो पोजीशन पे क्या आ गए? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन सा हो गए? बेरिलियम, मैग्नीशियम, रेडियम। तो ये ग्रुप 2 के हो गए एलिमेंट्स। तो ये सब इसमें आ गया। और लास्ट में जब आया चौथा पॉइंट, जो बॉटम पोजीशन था, उसमें आ गए जो बचे हुए मेटलॉइड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण धातु। ये एलिमेंट सब कहाँ आ गए? मेटलॉइड्स मतलब उपधातु, ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि संक्रमण धातु, वो सब किस में आ गए? बॉटम पोजीशन पे। लेकिन ये सब को देख के आप लोग खुद भी सोचोगे कि 118 एलिमेंट मान लीजिए आज के लिए नोन है, तो इन सब पे अलग अलग पोजीशन पे अगर रख दिए तो इस ग्राफ को स्टडी करना आसान है क्या? तो ये चचा ने काम तो किया, अच्छा बताया, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पर फंस गया मामला। क्या कि इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि इसको कोई स्टडी नहीं कर पाया। तो यानी कि इसके ड्रॉबैक क्या हुआ? इसका ड्रॉबैक हुआ ही वॉज graph is not feasible या फिर कह सकते हैं not easy to understand, आसानी से इसको समझा नहीं जा सकता है। और ये कहानी हुई थी किसकी? लोथर मेयर की। तो लोथर मेयर चौथे साइंटिस्ट थे। इसके बाद जो मेन जो आदमी आया वो कौन था? मेंडलीव। और मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल ही बना आगे का, काफ़ी आगे चला, और उसी को क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो 4 लोगों को हम लोग ने पढ़ा। एक लोथर मेयर, ये चौथा नंबर पे हो गया। इसके पहले हम लोग न्यूलैंड को पढ़ा, उसके पहले हम लोग डोबरनियर को पढ़ा, और उसके पहले पढ़े हम लेवोशियर को। तो ये 4 साइंटिस्ट थे। इसके बाद 5वां हो गया हमारे मेंडलीव, और 6वां हो गया हमारे पास कौन? मोस्ले, जिसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो हम नेक्स्ट अभी चालू करते हैं हम लोग क्या? नेक्स्ट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। मेंडलीव क्या कहा जाता है इनको? फादर ऑफ आवर्त सारणी के जनक कहा जाता है। चल इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या था। यही जो थे, इन्होंने क्या किया? शुरुआत किया, जो ये टेबल वर्ड लिखा है, ये टेबल की शुरुआत इन्होंने की। इन्होंने पूरे एलिमेंट को आवर्त तथा समूह में बांट दिया।
यानी कि पीरियड्स और ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेबल हम देखते हैं जनरली, तो इधर वाले जो पोजीशन जो दिख रहे हैं वो सब क्या हैं हमारे, ये जो दिख रहे हैं यहाँ पर ये हमारे पीरियड्स हैं, और इधर जो दिख रहे हैं ये जो वर्टिकल पोजीशन में दिख रहा है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स। तो यहाँ तक की बात आई थी, तो इसे कहते हैं पीरियड्स और ग्रुप। तो ये इन्होंने डिसाइड किया कि इसको क्या करना है, दो इसमें बांट दिया गया। आगे फिर क्या हुआ, तो कितने पीरियड्स हैं, तो इनके टेबल में सबसे पहला पॉइंट में याद रखिएगा 7 पीरियड्स थे, और शुरू में 8 ग्रुप्स थे। शुरू में 7 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स थे। फिर जैसे ही इनर्ट गैस की खोज हुई, इनर्ट गैस यानी अक्रिय गैस की खोज हुई, तो एक 9वां समूह भी आ गया। और मेंडलीव के अंदर बात करें तो कुल 91 एलिमेंट्स का अरेंज किया गया था। कुल 91 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था, किसमें, मेंडलीव में। फिर आए ये जो ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप्स, इन 8 ग्रुप्स को फिर से डिवाइड कर दिया गया। कितने में, 2 ग्रुप में, एक ए और दूसरा क्या था, बी। 2 ग्रुप में बांट दिया गया, यानी कि ये एक ग्रुप हुआ, तो इसी तरह 8-8 करके ये क्या हो गया, सबको 2-2 भाग में क्या किया गया, बांट दिया गया। अब इस ए ग्रुप में क्या थे, तो इस ए ग्रुप में थे जो आज के पी और एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, यानी कि आज के जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो सबको कहाँ रखा गया, ए में, और डी ब्लॉक और एफ एल ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं, उनको कहाँ रखा गया, बी ब्लॉक में। तो ये सब डिवाइड कर दिया गया, और इन जितने भी ए ग्रुप वाले हैं, एक समूह वाले, इन सब की प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी। तो ये इस तरह से पूरा इसको डिवाइड कर दिया गया, किसमें, आवर्त और समूह में। तो टोटल 91 एलिमेंट्स की क्या की गई थी, अरेंजमेंट की गई थी। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी इसकी थी कि इन्होंने एक सबसे बड़ा काम किया था, जिसके लिए काफ़ी इनका नाम हुआ था, कि इन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट के बारे में भी बताया जिनकी खोज नहीं हुई थी। यानी कि ही ऑल्सो डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट which were not discovered, जिसकी खोज नहीं हुई थी, उन एलिमेंट के बारे में भी उन्होंने क्या किया, चर्चा किया। दूसरा एक, तो यहां से ये कंटिन्यूअस चलता गया कहां पर, 7 तक, यानी कि ये जो ग्रुप डिवीजन था ये टोटल कितने चला गया, 7 तक, यानी कि 8 में से 7 को 2-2 भाग में क्या किया गया, बांटा गया। जो लास्ट ग्रुप था, 8th ग्रुप, इस 8th ग्रुप के साथ क्या हुआ, इसमें 3 एलिमेंट को क्या किया गया, केवल रखा गया, और इसको 2 भाग में डिवाइड नहीं किया गया, और उसको केवल ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए रखा गया। और वो ट्रांजिशन एलिमेंट थे आयरन, कोबाल्ट और निकल। आप अभी भी की पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है इसके कॉन्फ़िगरेशन को लिखने में। इसी कारण से इसको अरेंज करने के नाम पे इन्होंने इन तीनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया, और ये चला गया किस ग्रुप में, 8th ग्रुप में। तो ये कहानी यहाँ पर थी किसकी, मेंडलीव की, कि इन्होंने ऐसे ऐसे क्या किया, अरेंज किया। अब देखते हैं आगे की बात, आगे की बात देखते हैं। तो जैसा मैंने कहा 4th पॉइंट में कि इन्होंने कुछ एलिमेंट, जैसे एक एलिमेंट का नाम रखा ईका एल्यूमिनियम। ईका एल्यूमिनियम जो था, यानी एल्यूमिनियम के ठीक नीचे वाला जगह पर इसको क्या कर दिया गया, रख दिया गया, और उसके नीचे फिर क्या है, आपको दूसरे एलिमेंट, वो एलिमेंट रखा गया, जिसके कारण क्या होगा, वहां पर उसमें क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी किससे मिलेगी, एल्यूमिनियम से। नेक्स्ट आया तो एल्यूमिनियम की जगह यहां पर क्या आ गया, गैलियम। अगला था ईका सिलिकॉन। ईका सिलिकॉन के नीचे भी जगह खाली कर दिया गया, और इस जो सिलिकॉन है उसके नीचे वाला जगह। चलिए अब देखते हैं ड्रॉबैक्स मेंडलीव के।
क्या क्या कमियां थी उसके में? सबसे पहले कमियां थी मेंडलीव में कि उसने हाइड्रोजन के पोजीशन को नहीं बताया था। ही डज नॉट डिफाइन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा, क्योंकि ये जो टेबल था वो एटॉमिक मास पर, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, यानी कि यहाँ पर आइसोटोप्स का रोल आ जाता है। आइसोटोप्स समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक वह होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसके कारण ये जो डिफरेंट एटॉमिक मास है, इसी के कारण क्या करते हैं, अब देखिए मान लीजिए कि एटॉमिक मास पर आधारित है तो क्लोरीन के 2 हो गए, मान लीजिए क्लोरीन और क्लोरीन के एक 37 वाला भी होता है, तो इन दोनों को अलग अलग पोजीशन देना पड़ेगा। तो उसने अलग अलग पोजीशन ना दे के एक ही पोजीशन दिया था, इसका मतलब है कि उसने आइसोटोप्स की चर्चा नहीं की थी। तो यहाँ पर दूसरा प्रॉब्लम आया। तीसरा प्रॉब्लम ये था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाया, यानी कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जो असेंडिंग ऑर्डर में चलना था वो चीज़ नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं वहाँ पर बीच बीच में प्रॉब्लम आया। तो ये केसेस देखते हुए मेंडलीव को मॉडिफाई किया गया, मेंडलीव को मॉडिफाई किया गया, यानी कि मेंडलीव को सक्सेस नहीं माना गया। उसके बाद और आए, लेकिन जनक के रूप में, इसलिए इसको हम लोग फेल नहीं कहते, मॉडिफाई बोलते हैं। तो लेकिन जनक तो कौन है? जनक यही हैं। टेबल तो इन्होंने ही क्या किया था? निर्माण किया था। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं। आपके पास टेबल बना हुआ है, तो इसको किसने दिया था? मोस्ले ने दिया था। ठीक है, लेकिन आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो पीरियोडिक टेबल के नाम पे मेंडलीव भी प्रसिद्ध हुए। चलिए देखते हैं इसके अंदर जो ग्रुप्स थे, वो जो दिख रहा है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, टोटल ग्रुप्स कितने दिख गए? 18। और जो पीरियड्स थे, आवर्त थे, वो कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल आवर्त कितने थे? 7। मेंडलीव की बात करें तो वहाँ पर भी कितने थे? 7। और टोटल पीरियड ये कितने थे? आवर्त कितने थे? 9। 7 में आखिरी वाला वहाँ खाली था, वो मेंडलीव का था। इसमें इसकी जो पॉइंट्स थी, दूसरा ये किस पर आधारित था? इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक पर आधारित था। किस पर आधारित था? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर। तो मान के चलते हैं लगभग इन सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? अलग अलग है, तो उसके हिसाब से ये क्या बनाया गया? ये टेबल को डिज़ाइन किया गया। टेबल में जो सबसे पहला है, ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोला जाता है एस ब्लॉक। ये जो दिख रहा है आपको, ये था हमारा पी ब्लॉक। और ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा डी ब्लॉक। ठीक है, और बाद में इलेक्ट्रोनाइट और एक्टिनाइट को अलग से कर दिया गया और इसको रखा गया। इसमें भी 15 एलिमेंट, टोटल 30 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। और इसको कहा गया क्या? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो सबसे पहला एलिमेंट है, ये वाला जो दिख रहा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इसको कहा जाता है, यानी कि ग्रुप 1 को कहा जाता है अल्कली मेटल्स। क्या कहा जाता है? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? इसको कहते हैं क्षारीय धातु। क्षारीय धातु आते हम मेटल्स में आएंगे अभी, मेटल्स और नॉन मेटल्स पे। क्षारीय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये पानी के साथ रिएक्ट कर कर
पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, प्लस क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस। यानी कि और वो जो दिख रहा है हाइड्रोक्साइड ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है। जैसे जैसे यहाँ पर सोडियम जब रिएक्ट होगा पानी के साथ तो ये बनाएगा NaOH और साथ में क्या निकलेगा, H2। इसमें तो हीट भी निकलता है इस प्रोसेस में। तो ये जो दिख रहा है आपको ये प्रोसेस, यानी इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अल्कली, यानी कि बेसिक फॉर्म करते हैं, जिसका पीएच क्या हो, बेसिक होता है। इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, अल्कली मेटल्स। ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड वाला पोजीशन है ग्रुप टू जो दिख रहा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 30 तक अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है। उसके आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे कि कैसे आपको याद करना है, जरूरत नहीं अभी उसको याद करने का। तो यह जैसे याद किया जाता है, हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इसलिए सबका कोड है, आप याद कर सकते हैं, उसको जरूरत नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल हमको जो चर्चा करना है उस पर हम पहुंच रहे हैं। दूसरा वो कहते हैं अल्कली अर्थ मेटल। अल्कली अर्थ मेटल यानी कि ये है आपका अल्कली अर्थ मेटल, इसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। हिंदी में क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है। क्यों क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। इसका जो ऑक्साइड होता है वो किस में पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट। और ये भी पानी के साथ रिएक्ट करके क्या ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। उसके बाद आपका बेरियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों बनाते हैं पानी के साथ रिएक्ट करके। तो लेकिन ये इनकी जो ऑक्साइड फॉर्म है वो कहाँ पाई जाती है, अर्थ क्रस्ट में, इसलिए इसको क्या करते हैं, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। आप नोट करने की जगह आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको, या आप रिपीट करके वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, ये जो ग्रुप नंबर 18 है, तो ये हो गया 5th पॉइंट। ग्रुप नंबर 18 को कहा जाता है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस इसलिए कहते हैं कि इन सब की वैलेंसी 0 होती है और ये किसी के साथ अक्रिया भी कहते हैं, किसी के साथ अभिक्रिया करने के काबिल नहीं है, इसलिए इनको लैंप बनाने में यूज़ किया जाता है। मैं एक लैंप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब का भी एक वीडियोस डाला हूँ, आप उसको देख सकते हैं, उसमें ज़्यादा यूज़ होता है ये सब चीज़ें। ठीक है। तो अगर इस गैसेस की बात करें तो रेडॉन जो है इसको छोड़ के बाकी सब हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। रेडॉन को छोड़कर बाकी सब अपने एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, रेडॉन नहीं पाया जाता। रेडॉन लेकिन इसको निर्माण करते हैं और साथ में ये जो है इसको कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो ये सब जो दिख रहे हैं यहाँ तक, ये सारे एलिमेंट क्या हैं, इनर्ट गैसेस हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। तो ये हो गया, इनकी वैलेंसी क्या है, 0, और इनके आउटर मोस्ट शेल में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं हम, अक्रिय या इनर्ट या फिर नोबल गैस भी कहा जाता है। 6वां पॉइंट है ग्रुप नंबर 17, जिसको कहा जाता है हेलोजेंस। हेलोजेंस ये जो दिख रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब गुड एक्सेप्टर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि इनके वैलेंसी जो होती है वो -1 होती है, यानी कि इनको केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। जैसे ये ज़्यादा इधर वाले जो हैं वो रिएक्टिव होते हैं, उसी तरह ये भी एक्सेप्टर बहुत अच्छा होते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, हेलोजेंस। और ये सबसे अच्छा क्या होते हैं, इनकी सबसे अच्छी वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव निगेटिव होते हैं। ये इलेक्ट्रो निगेटिव होते हैं, पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिव, विद्युत ऋणात्मकता। तो ये वाला जो पार्ट होता है 17। अब देखिए इसके बाद समझिए यहाँ पर, ये तो पोजीशन हो गए अलग अलग। अब बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जब भाग जाएंगे हम लोग, तो ये जो दिख रहा है लेयर, इसके इधर सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। ये सब क्या है, मेटल्स हैं। और इसके इधर जो पी ब्लॉक के एलिमेंट दिख रहे हैं सब नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स, इन सब की वैलेंसी आपको -1, -2, -3 होगी, ये सारे होंगे। अब इन दोनों के बीच में तो इधर वाले पार्ट्स क्या हैं, मेटल्स, और इधर नॉन मेटल्स। और बीच में जो ये डी ब्लॉक दिख रहा है, इन सबको संक्रमित धातु बोलते हैं, संक्रमण धातु बोलते हैं। ये इनका बिहेवियर लेफ्ट टू राइट जाने में काफ़ी चेंज होता है, ट्रांजिशन स्टेट में चले जाते हैं, तुरंत इन रिएक्ट करते हैं। और इन सब का जनरली यूज़ होता है कैटलिस्ट के रूप में।
कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में इन एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से देख के दिख रहे हैं आपको सारे मेटल्स हैं, तो मेटल की पोजीशन पूछा जाता है, तो मेटल की पोजीशन आपको ग्रुप नंबर 12 के इधर वाले सारे एलिमेंट क्या हैं, मेटल्स हैं, और ग्रुप नंबर 12 के उधर वाले सारे एलिमेंट क्या हैं, नॉन मेटल्स। लेकिन इधर साइड में कुछ अपवाद हैं, ये जो रेड कलर से गोला किया गया है, इन सब को कहा जाता है मेटलॉइड्स। ये गोला जो किया गया ये क्या है, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मतलब होता है उपधातु। उपधातु वह होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी दोनों से मिलती जुलती है, यानी कि वो मेटल्स में भी कंसीडर किया जाता है। और ये जनरली क्लासिफाई कैसे किया जाता है, इन सब के यूज के आधार पर। कहाँ यूज होता है, तो मेटल के रूप में भी कहीं कहीं ये लोग यूज करते हैं। इस कारण से इनको ना तो गैस ये दर्जा दिया नॉन मेटल का, ना तो इनको दर्जा दिया गया मेटल का। इसलिए एक नया कैटेगरी लाया गया जिसका नाम क्या है, मेटलॉइड्स। याद रखिएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसके लिए यूज होता है, कैटलिस्ट के लिए। और जनरली ये लेथेनाइट, एक्टिनाइट, ये सब क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। आयरन, निकल में हम लोग देखे थे कि रासायनिक वाले में कि निकल का यूज़ होता है अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड मिलाने में, पैलेडियम का यूज होता है, प्लेटिनम का यूज होता है। इन सब जो दिख रहे हैं आपको, ये सब क्या हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो यहाँ पर बात रही किसकी, हमारे पीरियोडिक टेबल की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये एक आधार है जो डिफाइन करता है कि कौन मेटल हैं, कौन नॉन मेटल हैं और कौन मेटलॉइड्स हैं। अब हम देखते हैं कि मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको देखते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे एक टॉपिक और देखते हैं कि ये जो टॉपिक छुटा हुआ था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो कुछ पॉइंट्स है उसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से और फॉरेस्ट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको पढ़ रहे हैं तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ पॉइंट है। पहला एटॉमिक साइज, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और चौथा होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। हिंदी में भी बता देते हैं, परमाणु आकार, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनीकरण ऊर्जा। परमाणु आकार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत बंधुता, और इसे कहते हैं आयनीकरण ऊर्जा। सबका देखते हैं कि इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, कौन क्या होता है। सबसे पहले परमाणु आकार क्या होता है। आकार मतलब क्या है, ये जो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, तो क्लियर बात है भाई, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे उनका सेल्स छोटा होगा। जब सेल्स छोटा होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी साइज क्या होगी, छोटी होगी। यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, तो पहले क्या है, लिथियम, जैसे लिथियम का देखिए, लिथियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 3, यानी कि 2 पहला में भरा और आखिरी में ये, तो यानी कि यहीं पर इसका ये खत्म हो गया, तो आकार यहीं पर खत्म हुआ। इसका मतलब है कि जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे और साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आकार क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। यानी कि लेफ्ट टू राइट ये क्या होंगे, बढ़ेंगे, टॉप टू बॉटम भी क्या होंगे, ये एटॉम की साइज की बात हो, टॉप टू बॉटम क्या होंगे, घटेंगे। अब आ जाते हैं हम किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऋणात्मकता क्या होती है। इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो ऋणात्मकता का मतलब क्लियर समझ लीजिए कि माइनस होने की क्षमता, निगेटिव होने की क्षमता। निगेटिव कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है, देता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका सिंपल एक लेमन आसान भाषा में समझिए कि विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है जो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को लेने की क्या होगी, इच्छा बहुत अधिक होगी। तो किसकी इच्छा अधिक होती है, जितने नॉन मेटल्स हैं। यानी कि जरूर लेफ्ट से राइट अगर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लेने की, निगेटिव होने की क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। इसका मतलब है कि लेफ्ट टू राइट क्या होगी, बढ़ेगी, और टॉप टू बॉटम क्या होगी, घटेगी। टॉप टू बॉटम क्या होगी, घटेगी। तो पूछा जाए टॉप टू बॉटम क्या हो रही, घट रही है, इसका मतलब अगर पूछा जाए कि
कौन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई किसकी, विद्युत ऋणात्मकता। नेक्स्ट है विद्युत बंधुता। विद्युत बंधुता का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने के बाद कितना एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद कितना एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, वही क्या बताता है, विद्युत बंधुता। यानी विद्युत बंधुता, बंधन होने के बाद कितना एनर्जी रिलीज हो रही है। जैसे मान लीजिए कि हम एक एक्स में एक इलेक्ट्रॉन लिए, तो यहाँ पर एक्स माइनस प्लस क्या निकला, एनर्जी निकला। तो जो एनर्जी निकल रहा है वो एनर्जी क्या डिसाइड करता है कि कौन ज़्यादा विद्युत बंधुता है। तो ऑफकोर्स ऋणात्मकता अधिक होगा, तो लेने की इलेक्ट्रॉन जो लेगा उसी से तो एनर्जी निकलेगा, तो ऑफकोर्स वो किस पर डिपेंड करेगा, इसी पर। यानी कि ये भी लेफ्ट टू राइट क्या होगा, बढ़ेगा, और टॉप टू बॉटम जो होगा वो क्या होगा, घटेगा। अब आता है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है। तो देखने में तो लग रहा है कि क्या होगा, फ्लोरीन का सबसे अधिक होगा, लेकिन यहाँ पर अपवाद है कि एबिलिटी के कारण यहाँ पर जो क्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है एज कंपेयर टू क्या, फ्लोरीन। अगर इसमें भी देखें तो ऑक्सीजन और सल्फर में भी सबसे ज़्यादा एफिनिटी किसका है, सल्फर का एफिनिटी। ये दो अपवाद हैं, याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन है, क्लोरीन है। हर साल फॉरेस्ट के एग्जाम में या किसी भी लैब असिस्टेंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब है लास्ट क्या, आयोनाइजेशन। अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी क्या है, तो जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है उसका ठीक उल्टा क्या है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी। ठीक है, धनात्मकता, विद्युत धनात्मकता। ठीक है, अब आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। तो किसी भी तत्व के, एलिमेंट के आखिरी कक्ष से इलेक्ट्रॉन को हटाने में लगने वाली ऊर्जा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, कम होगा, समझिए। अब एक चीज देखिए कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जैसे हम लोग यहां पर देखें तो फ्लोरीन का क्या होगा, आखिरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी तरह इधर आते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की समूह क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके 7 और 1 है। तो 7 भारी होगा कि 1 भारी होगा, तो ऑफकोर्स आप बोलोगे क्या होगा, 7 भारी होगा। इसका मतलब यही है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट सेल में, उतना ज्यादा वो न्यूक्लियस से, नाभिक से, न्यूक्लियस से जो होगा उससे क्या होगा, जुड़ा होगा। अब ये जितना ज़्यादा न्यूक्लियस से जुड़ा होगा उतना ज़्यादा उसमें, उसको निकालने में क्या होगा, उस फोर्स को तोड़ने में क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगा। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब है कि इधर आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगा और इधर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम लगेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, एटम की साइज पर। तो ये लेफ्ट टू राइट क्या, इधर एनर्जी क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, और इधर आ जाएंगे तो एनर्जी क्या होगा, कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ कहानी रही किसकी, ये कुछ पॉइंट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आ सकता है, तो आप बिल्कुल इससे क्वेश्चन को देख लेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अब एक एक करके मेटल और नॉन मेटल क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मेटल्स, धातु। तो धातु सब क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन है एलिमेंट, द एलिमेंट विच रिलीज electrons, the element which releases electron to form cations are known as metals. The element which releases electron to form cations are known as form। ठीक है, यानी कि वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाए, वो क्या है, मेटल है, धातु है। चलिए समझ में आया, जैसे सोडियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 11।
कितना हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन 281, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनाएगा Na+। याद रखिए प्लस मतलब लगता है जोड़ना, लेकिन यहाँ क्या उल्टा होता है, प्लस मतलब वो क्या है एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे चुका है। उसी तरह देखिए मैग्नीशियम 12 282 दिया इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, क्या बनाया Mg2+। यानी कि जितने लोग धनायन बनाएंगे वो सब क्या होंगे मेटल्स होंगे। तो ये भी कह सकते हैं कि जिनकी वैलेंसी 1 2 या 3 हो वो भी क्या हैं मेटल्स। जिनकी वैलेंसी कितना हो 1 2 या 3 हो वो भी क्या है मेटल्स हैं, यानी कि 1+, 2+ या 3+। जैसे एल्यूमिनियम का देखिए 13283, यानी कि Al क्या होता है 3+, तो ये भी क्या है मेटल्स है। तो जिनकी वैलेंसी 1 2 या 3 हो या फिर जो धन आयन बनाएंगे वो सब क्या होंगे मेटल्स होंगे। चलिए देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको देखते हैं। ये डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो सबसे पहला पोजीशन क्या है इसका पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट साइड, यानी कि विद इन S एंड D ब्लॉक अप टू ग्रुप 1 to 12। ठीक है, ग्रुप 1 to 12 में क्या है ये मेटल्स है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, सबसे पहले इसकी स्टेट की बात करें, अवस्था स्टेट जनरली किस स्टेट में पाए जाते हैं सॉलिड, एक्सेप्शनल क्या है, एक्सेप्शन क्या है मरकरी एक, ऐसे आपको सीजियम भी पाया जाता है वैसे, लेकिन मरकरी अभी एग्जांपल समझिए क्या होता है, क्या अवस्था इसकी क्या होती है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इसे हम लिक्विड मेटल कहते हैं। दूसरा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये हाई होता है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, काफ़ी हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट। जैसे ऑस्मियम का देखेंगे तो ऑस्मियम का लगभग 3300 होता है डिग्री सेल्सियस आपका क्या मेल्टिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि सारे का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है ज़्यादा है। एक्सेप्शन गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कम होता है। चौथा डेंसिटी घनत्व जो होता है वो अधिक होता है। अब ऑफ कोर्स सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, डेंसिटी की लगभग क्या होगी हाई होगी। एक्सेप्शन ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जैसे सोडियम पोटाशियम, ये दोनों की डेंसिटी क्या होती है कम। सोडियम पानी के ऊपर तैरता है, इट फ्लोट्स अबव वाटर, किसके ऊपर या पानी के ऊपर तैरता है। साथ में कह सकते हैं कि जो सोडियम है वो सोडियम को चाकू से नाइफ से काट सकते हैं, क्यों सॉफ्ट होता है कट कर सकते हैं। पानी के साथ रिएक्ट करके ये क्या होता है विस्फोट टाइप का चिड़चिड़ापन दिखाता है और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। पांचवा बात करें मेलिएबिलिटी, यानी कि आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता धातु की वह विशेषता होती है जिसमें उसे पीटने से वो चादर का निर्माण किया जा सकता है, यानी किसका निर्माण चादर, बीटेन अप टू मेक सीट्स, चादर बनाने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। छठा प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, सबसे अच्छा मेलिएबल कौन होता है, सबसे अच्छा सोना गोल्ड। उसके बाद है डक्टिलिटी तन्यता, तन्यता मतलब खींचना, किसको धातु को खींचने से वो किस में बदल जाता है तार में। स्ट्रेच्ड टू बिटन अप टू वायर, वायर में किसका यूज़ कर सकते हैं सबसे अच्छा कौन है सोना। 1 ग्राम मतलब 10 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अगला प्रॉपर्टी है
सोनोरस यानी कि ध्वनिता वह प्रॉपर्टी होती है जिसमें मेटल्स को आपस में टकराने पे क्या निकलता है, स्वीट साउंड। अगला प्रॉपर्टी है आठवां मेटल की, अगर बात करें कलर की, कलर कैसा होता है, धूसर, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेइश कलर का होता है। तो मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, किसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई है, किसकी मेल्टिंग पॉइंट कम है। सबसे हल्की धातु कह सकते हैं, सबसे भारी तो लिथियम, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं धीरे धीरे, सबसे भारी में आ जाता है ऑस्मियम, तो ये, और स्ट्रॉन्गेस्ट में टाइटेनियम। तो ये सब चीज़ें हैं इसकी। तो ये तो जनरल प्रॉपर्टी है किसकी, मेटल्स की, आप देख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी किसकी, नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसको देख लीजिए। नॉन मेटल का अगर बात करें अवस्था की, स्टेट की, तो ये सॉलिड में ही पाया जाता है, लिक्विड में ही पाया जाता है, गैस में ही पाया जाता है। सॉलिड में पाया जाने वाला नॉन मेटल कार्बन, फास्फोरस, सल्फर। लिक्विड में पाया जाना इकलौता कौन है, ब्रोमीन। और गैस में आप जानते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, गैस है। दूसरा घनत्व की बात करें तो घनत्व, डेंसिटी जो होता है किसका, नॉन मेटल का क्या होता है, कम होता है। डेंसिटी इसकी नॉन मेटल की क्या होती है, कम होती है। लेकिन अपवाद कौन है, डायमंड, हीरा। हीरा की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। तीसरा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी कम होता है। अपवाद में क्या है, हीरा या फिर ग्रेफाइट। आगे बात करेंगे विद्युत चालकता। अच्छा, मेटल में इसको हम लोग लिख पाए थे, मेटल भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, सिल्वर। विद्युत चालकता क्या होते हैं, कम होते हैं। एक्सेप्ट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऊष्मीय चालकता यानी कि हीट कंडक्टिविटी भी कम होता है। एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट एंड डायमंड ऑल्सो। यहाँ डायमंड, ग्रेफाइट भी है और डायमंड भी है। तो अब एक कंक्लूजन निकला, डायमंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक और आता है जिसका नाम है ग्रेफीन। ग्रेफीन भी एक प्रकार का कार्बन का ही एलोट्रॉप्स है। 3 तरह के कार्बन के एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफीन। ग्रेफीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल और उसमें C60 कार्बन होता है और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड से भी मजबूत होता है, कौन, ग्रेफीन। अगला है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ब्रिटलनेस यानी कि भंगुरता। भंगुरता मतलब होता है कि पीटने से वो क्या हो जाएगा, पाउडर में बदल जाएगा, यानी कि स्प्रेड इन फॉर्म ऑफ powder when strike with hammer। हथौड़ा से मारने से ये क्या होगा, पाउडर में बदल जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हो गई किसकी, ये सब सारे फिजिकल प्रॉपर्टी हैं किसके, नॉन मेटल्स के। इसको आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, नॉन मेटल्स की पोजीशन की बात करें तो ये 13 से लेकर 18 ग्रुप तक पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में पाए जाते हैं। और नॉन मेटल्स होता क्या है, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो इसका डेफिनेशन क्या करेंगे, तो नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स। इसको लिखाना में छूट गया था, आप उसको नोट कर लीजिएगा। नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टी क्या होते हैं, इट इज़ एलिमेंट विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एन आयन। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, जिस या तो जिनकी वैलेंसी -1, -2, -3 हो, तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल्स। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, इसको आप नोट कर लीजिए।
ठीक है, आपकी क्लास यहीं तक रखते हैं हम। नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे मेटलर्जी, धातु कर्म। ये आपको 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा, तो उसके लिए आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा मेटलर्जी रहेगा, जो नेक्स्ट पार्ट है आपके सिलेबस में। ओके, चलिए तब तक के लिए थैंक यू। आपसे इसके रिलेटेड कोई भी डाउट होगा आप मेरे को क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।